नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? કશા આહાત तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Oh yes, I am also fine. Thank you very much. So, today I am going to teach you how we come to be Environmental Studies Part 2 for Standard 5. So, बहुत खुशी हो गई आप लोगों को, है ना? तो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ? तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ नहीं, ये नहीं भाई, ये तो हमारा हो गया है. यस, दिस लेसन नंबर 7 फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट्स. तो इसके पहले के लेसन्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे सारे लेसन्स विद एक्सप्लेनेशंस एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स आर आल्सो विद एक्सप्लेनेशंस. तो डोंट मिस टू वॉच ऑल माय वीडियोस. मैं सारे बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड करती हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ओके, तो लेसन नंबर 7 फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट्स. तो भाई जो पहले जंगल में रहते थे लोग, फिर उन लोगों ने किस तरह से छत बनाई, किस तरह से वो एक जगह पे सेटल होकर रहने लगे, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये लेसन. तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग. 7.1 शेल्टर. शेल्टर यानी छत, निवारा. उसके बाद है सीजनल कैंप्स एंड उसके बाद है विलेज सेटलमेंट. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेटलमेंट. इन द 5th लेसन वी सॉ दैट द निएंडरथल्स लिव्ड मेनली इन केव्स. तो ये जो निएंडरथल्स थे वो लोग कहाँ पर रहते थे? केव्स में रहते थे. केव्स यानी क्या? केव्स यानी गुफा. जो पहाड़ी के बीच में जो होल रहता है ना, वहां पर जाके लोग रहते थे, तो उसे कहते हैं गुफा. एट दैट टाइम द क्लाइमेट इन यूरोप वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. और उस समय में यूरोप का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा ठंडा था. द Neanderthals could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire. अभी ये जो Neanderthals थे, उन लोगों को अपने आप को उस ठंडी से बचाना था. ठीक है, यानी वो कैसे ठंडी थी? कड़ाके की ठंडी थी, इंसान जम जाए इतनी ज्यादा ठंडी थी वहां पर. तो उन लोगों ने टेम्परेचर उन लोगों को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या पहने? लेदर के कपड़े पहने. अभी लेदर यानी क्या? लेदर के कपड़े मीन्स व्हाट? लेदर यानी जो जानवर होते हैं उनके मरने के बाद जो उनकी चमड़ी होती है ना, उस चमड़ी को वो लोग उसका भी यूज करते थे. वो लोग उससे वो लोग बनाते थे कपड़े और उन्हें वे पहनते थे. ये कैसे भी पहनो भाई, जैकेट की जैसा पहनो, गरम, लेकिन वो तो बहुत गरम होते हैं, तो वो उन्हें लेदर के कपड़े वो लोग पहनते थे. जो एनिमल्स की जो चमड़ी होती है उसे वो लोग पहनते थे. एंड मेड यूज ऑफ फायर. और फिर आग का भी वो लोग यूज करते थे गर्माहट लाने के लिए. Perhaps it was not enough. लेकिन ये भी शायद काफी नहीं होता था. That is why they used animal hides to erect tents inside the caves for warmth. अभी देखो, केव्स में कौन रहते थे? केव्स में एनिमल्स रहते थे, है ना. तो अभी उन लोगों ने क्या किया? एनिमल्स के जो केव्स थे उसमें वो लोग घुसे और फिर वो लोग वहां पर अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, उस केव्स में गर्माहट रहती थी तो वो लोग वहां पर जाकर रहने लगे.
Wherever necessary, they also built huts in the open. अगर जरूरत पड़ी उन लोगों को तो खुली जगह पर वो लोग इस तरह से झोपड़ा बनाते थे। जो भी देखो, ये है लेदर भी है यहाँ पर, है ना, ये लेदर भी दिख रहा है हम लोगों को। तो इस तरह से झोपड़ा बनाकर, और तभी वो लोग क्या शिकार ही करते थे ज्यादातर। तो वो लोग चमड़ी उन लोगों को मिल जाती थी, तो उन लोग को इतना पता चला कि ये चमड़ी से जो गर्माहट मिलती है उससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर केव्स नहीं मिले तो इस तरह से वो लोग झोपड़े बनाकर रहते थे। ठीक है। उसके बाद 7.2 है सीजनल कैंप्स। तो सीजनल कैंप्स में क्या था? इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड established camps all over the world. At that time the climate was getting warmer. तो अभी ये जो मिडिल स्टोन एज का जो ग्रुप था होमो सेपियंस का, तो उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में कैंप्स लगाना शुरू कर दिया था। एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर। तो उस समय में जो क्लाइमेट था वो बहुत ही गर्म होता था। एवरीवेयर द एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग। तो हर जगह पे जो क्लाइमेट होता है, वातावरण जो होता है, उसमें बदल आते रहते हैं ना। सीजन्स अलग अलग होते हैं क्या नहीं, ठंडी गर्मी बारिश, ठंडी गर्मी बारिश। And with it, the diet of Homo sapiens was also undergoing change. तो इस तरह से क्या होता था, उन लोगों का जो डाइट भी था ना, खाना, वो भी सीजन के हिसाब से फिर चेंज करते गए वो लोग। ठीक है, फिर वो भी चेंज हो जाता था। सीजन चेंज, खाना चेंज। ठीक है। और अभी भी देखो, हम लोग, मम्मी जब घर पे खाना बनाती है तो क्या बोलते हैं मम्मी, अरे बहुत ठंडी है, मेथी के लड्डू खाओ, वो इसके डिंक बोलते हैं, वो डिंक के लड्डू खाओ, उससे कमर मजबूत रहती है। हरी के लड्डू खाओ। और क्या क्या देती है मम्मी तुम लोगों को ठंडी के मौसम में? तो मम्मी को जरा पूछ कर मुझे भी बताना। हाँ, तो मुझे भी तो पता चले भाई मम्मी तुम लोगों को क्या देती है ठंडी के मौसम में खाने के लिए। So, by the time of the Middle Stone Age, big animals like mammoths were on the way to extinct due to the changing environment, and also because they were hunted on a very large scale. अभी मेमोथ जो थे वो एक हाथी की प्रजाति है। ठीक है, तो उसे कहते थे मेमोथ। तो क्या होने लगा, ये जो क्लाइमेट चेंज होता था उसकी वजह से उनकी डेथ होने लगी। और फिर लोग भी, अभी इतना बड़ा हाथी के जैसा एनिमल है, उसको मरने के बाद, उसको मारने के बाद उन लोगों को चमड़ी कितनी बड़ी मिल जाएगी, है ना। तो इसके लिए उसका शिकार बहुत ज्यादा होने लगा था। इसके लिए वो क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। That is why Homo sapiens had largely turned to fishing. इसके लिए जो होमो सेपियंस थे उन लोगों ने हंटिंग की बजाय फिशिंग करना शुरू कर दिया। He also began to depend more on hunting smaller animals like the wild bear, deer, mountain goat and sheep. तो वो लोग क्या करने लगे, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों को वो मारने लगे। ठीक है, और बड़े एनिमल्स को नहीं मार देते। तो ये है, देखो भाई, मैमोथ है ना, कितना विशाल और कितना बड़ा है ना। तो इसे कहते हैं मैमोथ। अभी मैमोथ के बारे में यहाँ पर दिया है हम लोगों को। द मैमोथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट। वो एलिफेंट की प्रजाति का ही एक एनिमल था। हाउएवर ही वॉज मच बिगर इन साइज। तो देखो भाई, हाथी से भी वो बहुत बड़ा था।
कंपेयर्ड टू द एलिफेंट। अभी इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर एलिफेंट का भी पिक्चर दिया है और मेमथ का भी पिक्चर दिया है। देखो फर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये है एलिफेंट नॉर्मल और इससे कितना बड़ा है ये मेमथ, है ना। तो जो होमोसेपियंस है उन लोगों ने इनका शिकार बंद कर दिया और फिर लोग फिशिंग करने लगे और छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल्स को मारकर वो लोग खाने लगे। The changed diet pattern enabled the group of Homo sapiens to roam to far away regions। अभी इन लोगों का ये जो डाइट का पैटर्न जो था ना वो चेंज होते जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, वहाँ जो खाना मिलता है वो खाते थे, फिर दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर जो खाना मिलता था वो खाते थे, फिर तीसरे चौथी जगह पे जाते थे, वहाँ जो खाना मिलता था वो खाते थे। अभी जैसे महाराष्ट्र में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग खाना मिलेगा, राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी दूध माखन मिलेगी खाने के लिए, है ना। और अगर आप लोग कोकण जाते हैं, कोकण में आपको फिश मिलेगा बहुत ज़्यादा, काजू मिलेंगे, गोवा में काजू मिलेंगे। और फिर अगर आप जाते हैं साउथ में तो साउथ में आप लोगों को रसम भात मिलेगा, या फिर सांबर भात मिलेगा, राइस आपको ज़्यादा खाने को मिलेगा, फिश आपको ज़्यादा खाने को मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो जैसी जगह है वहाँ पर का जो खान पान होता है वो भी अलग अलग होता है। They moved their camps to different places according to seasonal changes। तो सीजन के चेंजेस के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, अपने जगह जो थे वो चेंज करते रहते थे, ठीक है। There they harvested seasonal wild grains and gathered seasonal fruits and roots। तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ पर जाने के बाद सीजनल जो अनाज होता था उसे वो लोग उगाते थे, ग्रेन्स, और फिर सीजनल फ्रूट्स खाते थे और रूट्स भी खाते थे। ऐसे नहीं कि वो लोग सिर्फ एनिमल को ही खाते थे, ओके। तो हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स खाते थे, सीजनल फ्रूट्स खाते थे जो वहाँ पर मिलता था, और एंड रूट्स भी खाते थे। तो है ना बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये जो भी इन लोगों ने खाने का जो इन्वेंशन किया है ना, जैसे फ्रूट्स है, रूट्स है, तो इसमें कई बार ऐसे भी होता था कि कोई रूट पॉइजनस आता था, कोई फ्रूट जो होता था वो पॉइजनस होता था, कोई खाता था, बच्चा खाता था या बड़ा खाता था या बूढ़ा खाता था, वो खाने के बाद, वो फ्रूट खाने के बाद अगर उसकी मौत हो जाती थी तो इन लोगों को समझ में आता था कि ये जो फ्रूट है ना पॉइजन है करके ऐसे नहीं समझता, हाँ, लेकिन ये खाने के बाद इंसान मर जाता है, इतना उन लोगों को समझता था। फिर उधर है ना कोई जाता नहीं था, उस फ्रूट को फिर कोई खाता नहीं था, ठीक है, वो रूट को कोई खाता नहीं था। तो ऐसे तरह से एक एक एक्सपेरिमेंट हो के उन लोगों को ये सब पता चलने के लिए आज हम लोग इतने सारे एडवांस हो गए हैं। वो हम लोगों ने कहाँ से सीखा है, हम लोगों ने ये सब इन लोगों से ही सीखा हुआ है, ठीक है। तो भाई अभी ये जो आवाज़ आ रही है ना बैक साइड से, तो उसके लिए मुझे कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे बिल्डिंग में काम चल रहा है, इसके लिए मैं वीडियोस ना डायरेक्ट अपलोड नहीं कर रही हूँ, माय गॉड, ठीक है। लेकिन मैं भी कितने दिन रुकूंगी, है ना, मेरे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो अभी मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और तुम लोग भी इग्नोर करना इन आवाज़ों की और सिर्फ मेरी मधुर मीठी वाणी ही सुनना आप लोग, ठीक है, गुड। सो इसके लिए हजारों साल लग गए हम लोगों को, लाखों साल लग गए, आज हम लोग इतने एडवांस हो गए ना उसके लिए, ठीक है। दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन्स फॉर फिशिंग एंड यूज द नॉलेज टू देयर एडवांटेज। अभी दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन्स फॉर फिशिंग, उन लोगों को फिशिंग के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है वो पता चल गया, एंड यूज द नॉलेज टू देयर एडवांटेज। और जैसे जैसे उन लोग को नॉलेज मिलता गया, जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे वो उसका फायदा लेते गए। बाय ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स। तो इस तरह से मैंने बोला ना आप लोग को, जैसे सीखते सीखते
सीखते सीखते उन लोगों ने क्या हो गया, उन लोगों का हंटिंग करने का उन लोगों को सबसे आसान ग्राउंड मिल गया। उन लोगों ने ढूंढ के निकाला, एक 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 उन लोगों ने ढूंढ कर निकाला कि अरे हाँ ये ऐसे हंटिंग करते तो ज़्यादा इजी पड़ता है, ऐसे करते तो ज़्यादा इजी पड़ता है, ऐसे। फॉर दीज रीजन्स दे स्टेड इन वन। हाँ, तो अभी इसकी वजह से वो लोग एक ही जगह पे शेल्टर करके रहने लगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या है भाई इसका नाम, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीजनल कैंप मिडल स्टोन एज। तो इन लोगों के देखो सीजनल कैंप इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिखाए हुए है। और देखो वो लोग कैसे जाते थे, फिशिंग करने के लिए इसमें बैठकर वो लोग जाते थे। और कुछ लोग पता है तुम लोग को ऐसे फिशिंग करते थे ना कि वो तीर मारते थे तो तीर फिश को लेके बाहर आती थी, इतना उन लोग का निशाना होता था, और तीर जो वापस भी आता था उनके पास। ऐसे उन लोग शिकार करते थे। आज भी साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे हैं शिकारी जो इस तरह से शिकार करते हैं। तो आप लोग है ना इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं। ओके, ये देखो भाई पीछे की ओर इन लोगों ने फार्मिंग किया हुआ है, यहाँ पर अनाज उगाया हुआ है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये जो लेडी है ना देखो काट रही है उसको, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग धीरे धीरे डेवलप हो गए। एंड आई थिंक ये है ना डॉग है, देखो उस समय का वो डॉग ऐसे था, ठीक है। फिर जैसे हम लोग चेंज आए ना वैसे वैसे उन लोगों में भी चेंज आए। फिर भी वाइल्ड जो डॉग होते हैं ना वो अलग होते हैं बच्चों, तुम लोग देखना इंटरनेट पे तो तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक कौन सा है पिक्चर दिया हुआ, अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ विलेज सेटलमेंट न्यू स्टोन एज। तो अभी न्यू स्टोन एज में जो लोग थे वो लोग एक जगह पे सेटल होके रहने लगे। ओके, तो उन लोगों को जैसे पता चला कि यहाँ पर हम लोग इधर इस समय में फिशिंग होती है, इस समय में हम लोगों को अनाज हम लोग यहाँ पर उगा सकते हैं सीजन में, इस सीजन में। तो जैसे जैसे उन लोग को जानकारी मिलती गई तो वो लोग सेटल होते गए। प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, हाँ, वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो पीछे इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, stayed in one place for a longer period. They cleared jungles by felling trees and set up their seasonal camps in the clearings. फिर उन लोगों ने जैसे उन लोग को पता चला, जैसे उन लोग को इसके बारे में जानकारी मिली कि हम लोग को इधर हम लोग को खाना मिलेगा, तो वो लोग क्या करने लगे, उस जगह पे बहुत ज्यादा दिन तक, जब तक उन लोग को खाना वहां पर मिल रहा है तब तक वो लोग वहां पर कैंप करके रहने लगे। और उसके लिए फिर उन लोगों ने क्या किया, वहां पर जो जंगल था उसे उन लोगों ने काटा, वहां का जो ग्राउंड था उसे उन लोगों ने क्लियर किया, और फिर इस तरह से ये लोग यहाँ पर रहने लगे। ओके, नाउ 7.3 विलेज सेटलमेंट्स। The way of life of humans in the New Stone Age was completely different from that of humans in the Old Stone Age and Middle Stone Age. Underline करना इसको, very important. The way of life of humans in the New Stone Age. अभी जो New Stone Age के जो लोग थे उन लोगों का रहन सहन का तरीका, उन लोगों का रहने का जो तरीका था वो ओल्ड स्टोन एज के लोगों से और मिडल स्टोन एज से लोगों से भी बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अलग था, जैसे कि अभी अभी हम लोग रहते हैं, ठीक है। अभी न्यू स्टोन एज के लोगों का कंपैरिजन अगर हम लोग हमारे साथ करेंगे तो हम लोगों का रहन सहन और उनका रहन सहन कितना डिफरेंट है क्या नहीं, उतना ही डिफरेंस था ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के लाइफस्टाइल में। न्यू स्टोन एज का जो लाइफस्टाइल था वो ओल्ड और मिडिल स्टोन एज के लोगों से बहुत ही अलग था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस बिकेम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, और न्यू स्टोन एज के पीरियड में ही इंसान ने
इंसान क्या बना था? अनाज उगाने वाला बना था, प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो उसे समझ में आ गया था कि ये पर्टिकुलर अनाज जो है उसे हम लोग जमीन में उगा सकते हैं। तो उसे पता चला था, उसने क्या की? वो डिस्कवरी की। ठीक है, तो उस समय में उसने फूड ग्रेन का वो प्रोड्यूसर था। द बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज। अभी उन लोगों की जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, अगर वो हम लोग सोचेंगे तो उसकी जो कल्टीवेशन की जो शुरुआत हो गई थी वही उसका कल्चर हो गया था, कल्टीवेशन का ही। तो वही उसकी खासियत थी न्यू स्टोन एज में रहने वाले लोगों की। ये उन लोगों ने अनाज उगाना शुरू कर दिया था, अनाज में खेत में हल जोतना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। इन द हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। तो जब वो लोग शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, तभी उन लोगों को हमेशा भटकते रहना पड़ता था। अभी जानवर आएगा क्या सामने? ए ले मैं आ गया हूँ, मुझे मारो और खाओ, ऐसे आएगा क्या जानवर सामने? नहीं ना। तो इतना महान नहीं है ना वो। तो फिर उसको ढूंढने के लिए इन लोगों को, बेचारों को, एक बार अनाज खाया उन लोगों ने, फिर अभी समझो दोपहर को उन लोगों ने एक जानवर को मार के खाया। ठीक है, फिर अभी शाम के लिए फिर जाओ जंगल में ढूंढने के लिए, भाई अभी शाम को क्या खाएंगे हम लोग, अभी से ढूंढने को चालू कर दो। फिर उन लोग का ना डे एंड नाइट जो होता था ना, वो खाली फूड की तलाश में ही चला जाता था। और जानवर को तलाश करके उसका शिकार करके खाना बोले तो कोई खाने का काम नहीं था। तुम लोग ऐसा मैकडी में ऑर्डर दे के पिज्जा हट में से पिज्जा मंगा लिया और घर में बैठ के गपड़ गपड़ खा गए, ऐसा नहीं होता था ना। वहां पे उन लोगों बेचारों को दिन रात जंगल में बिना चप्पल के ऐसे ही बेचारे घूमते रहते थे। तब कहीं जाके उन लोग को एक शिकार मिलता था, तो उसको बड़ा मिला तो पेट भर के खाते थे, छोटा मिला तो जो मिला वो खाते थे। लेकिन उनका जो जिंदगी थी वो खाली खाने में और शिकार ढूंढने में ही निकल जाती थी, क्योंकि वो नेसेसरी था। अगर ढूंढेंगे नहीं उन लोग को तो खाएंगे कैसे? However, agriculture makes it possible to store food and use it over a longer period. अभी जैसे ही उन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, खेती बाड़ी के बारे में पता चला, तो उन लोगों का कितना टेंशन कम हो गया ना, कि अरे भाई ये दिन रात ढूंढ ढूंढ के अनाज को मार मार के खाने से। और वो क्या है, अनाज वो जानवर को भी अगर आप लोग ऐसे जैसे भी फ्रिज में रखते हैं, वैसे तभी तो फ्रिज था नहीं, तो जानवर जिसको मारा है उसको तुरंत ही खा जाओ। या फिर ऐसे सोच के रखेंगे ये बचा हुआ हम लोग आधा दूसरे दिन खाएंगे, तो पॉसिबल नहीं था, वो नहीं खा सकते, उसको कितना बास मारता है वो। तो इसके लिए जब उन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, तो जब उन लोगों को ऐसे समझ में आया कि ये जो अनाज है उसे हम लोग ज्यादा दिन तक संभाल कर रख सकते हैं, और उन लोग को ये भी पता चला कि यही अनाज अगर हम लोग जमीन में बोते हैं तो फिर यही अनाज उगता है। तो इतना उन लोगों को पता चला। फिर उसके बाद में उन लोगों की जो खाने की जो फिक्र होती थी, दिन रात जंगल में भटकते थे बेचारे खाने की तलाश में, वो उन लोगों का एक जो टेंशन था वो कम हो गया। और उन लोगों को पता चला कि ये जो फूड है, ये जो अनाज है, इसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। Hence, there is no need to keep moving constantly. तो अभी खाने के लिए बहुत सारा अनाज है हम लोग के पास में, तो फिर भाई क्यों जाकर कंटिन्यूअसली जंगल में घूम घूम के खाना ढूंढेंगे, है ना। तो इस तरह से उन लोगों को इससे राहत मिली और उन लोगों का ये जो भटकना जो था वो बंद हो गया, या फिर कम हो गया बोलेंगे तो भी चलेगा। Moreover, the nature of agricultural work made it necessary to stay in one place. अभी
जैसे कि एग्रीकल्चर देखो, कुछ अनाज जो है वो 6 महीने में तुम लोगों ने सीखा होगा, खरीफ और रबी अनाज। तो उसमें कुछ 6 महीने में आता है, कुछ 3 महीने में आता है अनाज, कुछ अनाज जो है वो 1 साल में तैयार होता है। तो जैसे लोगों को पता चला एग्रीकल्चर के बारे में, तो फिर भाई जमीन लेकर तो कोई हर जगह पे घूम नहीं सकता है ना, या फिर पूरे दिन वो लोग एक जमीन पकड़ लिया और जंगल में पूरा घूम के फिर वापस वहां पे आ सकते हैं क्या? वो लोग नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए को कंपलसरी हो गया एक ही जगह पर रहने के लिए, और एग्रीकल्चर की वजह से उन लोगों का खाने पीने का भी जो टेंशन था वो कम हो गया था। कुछ नहीं तो उन लोगों को अनाज तो था ही खाने के लिए, है ना। Therefore, people established permanent village settlements and lived in them generation after generation। अभी इसीलिए उन लोगों ने फिर क्या किया, अभी देखो एग्जाम्पल में देती हूँ आप लोग को। अभी ये एक इंसान है, इसकी बीवी है, बच्चे हैं, जो भी है, ये यहाँ पर आकर नदी के बाजू में वो लोग रहने लगे। हाँ, क्यों नदी के बाजू में? क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो फार्मिंग में हम लोग अनाज उगाते हैं उसको पानी देना जरूरी होता है। ठीक है, फिर ये आया, इसने खेती बाड़ी की यहाँ पर, और ये इसने यहाँ पर अपना झोपड़ा बनाया, अपने बीबी बच्चों को वो लेकर यहाँ पर रहने लगा। ठीक है, ये एक फैमिली इधर सेटल हो गई। फिर इसी तरह से और 2 लोग भटकते भटकते यहाँ तक आ गए। फिर इन लोगों ने देखा भाई ये क्या नजारा है यहाँ पर, क्योंकि तभी उस जमाने में ऐसा था नहीं ना कि घर रह के बनाकर रहते नहीं थे ना लोग। बोले ये क्या है? फिर उन लोगों ने उसको पूछा भाई ये क्या है, तो फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे है, ये अनाज है, मेरे को अभी ये मिलता है खाने के लिए, तो मैं जंगल में नहीं घूमता हूँ करके। तो उसने बोला अरे वाह ऐसा है, अच्छा है भाई ये तो। फिर उसने भी अपना एक झोपड़ा यहाँ पर बनाया। फिर और कोई आया भटकते भटकते, फिर उसने भी अपना झोपड़ा बनाया। भाई किसको पसंद है भटकना जंगल में जानवरों को ढूंढते हुए? अगर हम लोग को इस तरह से अगर खाना मिल रहा है तो भाई हम क्यों भटके जंगल में, है ना। तो फिर इस तरह से 1 बना, 2 बना, 3 बना, करते करते 4, 5, 10, 50। तो इस तरह से लोग आ आकर सेटल होने लगे। ठीक है, तो इस तरह से एक विलेज तैयार हो गया। और फिर लोग यहाँ पर, फिर ये मर गया, इसके बच्चे थे, उसके बच्चे मर गए, फिर उसके बच्चे थे, उसके बच्चे मर गए, फिर उसके बच्चे थे। तो जनरेशन टू जनरेशन वो लोग वहां पर रहने लगे, है ना। तो जैसे अभी तुम्हारे गांव के घर में तुम लोग जाते हो कभी, तो बोलते ना अरे भाई ये घर तो हमारे परदादा का घर है ना, या फिर उनके भी परदादा का घर है, तकरीबन कितने सालों से हम लोग इस घर में रहते हैं। कभी नाना नानी दादा दादी से आप लोग पूछना, वो लोग जरूर बताएंगे आप लोगों को उनके घर की कहानी। नाउ in the next lesson we shall review the social organization and the culture of these village settlements। और अगले लेसन में हम लोग इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेंगे, और उन लोगों का जो विलेज सेटलमेंट करने के बाद उन लोगों का जो कल्चर था वो किस तरह से डेवलप हो गया उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चर किस तरह से डेवलप हो गया उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड आई होप आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर लेसन अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको लेसन समझ में आ गया है करके? हाँ, लाइक देने के बाद मुझे पता चलेगा कि आपको लेसन समझ में आया है। हाँ, अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो भाई, अभी आप लोग के एग्जाम्स भी आ रहे हैं नजदीक, तो जरा सीरियसली पढ़ाई करना। ओके, चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।